और बड़ी खबर है, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में, उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये कहना है देश की सर्वोच्च अदालत का, और दिसंबर में हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, यानी कि हर राज्य में कोरोना को लेकर हालात क्या है, स्थिति क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। और 27 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुशील, बताइए जरा, क्या कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट मामलों को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दिल्ली सरकार से ये सवाल किया कि दिल्ली का सिचुएशन वर्स्ट लेवल पर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के पेशेंट्स को देखते हुए, कोरोना की संख्या में मरीजों को इजाफा देखते हुए, ऐसे में दिल्ली सरकार क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये ऑब्जर्व किया और ये कहा कि महज 2 हफ्ते में दिल्ली का सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है दिल्ली सरकार से कि आखिर वो मरीजों के मैनेजमेंट और इस प्रकार की बीमारी को रोकने के लिए कितनी सजग है और कितनी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से दिल्ली सरकार से ये सवाल किया है कि पिछले 2 हफ्ते में मरीजों की व्यवस्था और अस्पतालों में बेड की सुरक्षा को लेकर उन्होंने किस प्रकार से कदम उठाए हैं, और अगर नहीं उठाए हैं तो क्यों नहीं उठाए हैं। दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है दिल्ली सरकार को, और ये कहा है कि अगर समय रहते दिल्ली समेत और सरकारें कदम नहीं उठाएंगी तो दिसंबर में सिचुएशन बहुत ही भयानक होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने ये कहा है कि 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के साथ और अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग की है, और काफी स्तर तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो करने का भरोसा दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को भी गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, और दिल्ली से जुड़े हुए जो आसपास के शहर हैं, यानी कि एनसीआर में यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम राज्यों से उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट तलब किया, और तमाम राज्यों से ये पूछा है कि कोविड के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारों ने किस प्रकार के लिए कदम बिल्कुल सुशील, तो आशंका यही जताई जा रही है कि बढ़ते ठंड के साथ प्रकोप भी बढ़ेगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राज्यों को चेता रहा है और स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, तो इन्हीं हालात को देखते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों का रैंडम एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमितों की पहचान हो सके। तो ये तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हैं। तो रैपिड टेस्ट यहां पर हो रहा है, ताकि कोई भी अगर कोरोना संक्रमित है तो उसे रोका जा सके। दिल्ली में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने, नोएडा प्रशासन ने यहाँ पर दिल्ली से नोएडा आने वालों की एंटीजन चेकिंग करने के आदेश दिए हैं। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी बॉर्डर पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग गाड़ियों से दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं, उनका एंटीजन चेक किया जा रहा है। यहाँ पे खास बात यह है कि गाड़ी में अगर एक आदमी है तो उसकी चेकिंग नहीं की जा रही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग गाड़ी में मौजूद हैं तो उनकी यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है, और यहाँ पर लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिनका चेक अगर निगेटिव आ रहा है तो उनको नोएडा की तरफ जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर रहने वाला बंदा नोएडा का है तो उसको नोएडा में क्वारंटाइन किया जा रहा है, और अगर दिल्ली का है तो उसको दिल्ली में क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैम, ये बताइए, अभी तक कितने लोगों की चेकिंग की है आपने? अभी तक यहाँ पे 58 हुए हैं। क्या नियम है, अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके साथ क्या किया जा रहा है? अगर जो बंदा नोएडा का होगा तो नोएडा में उसको होम आइसोलेट किया जाएगा, या जो सेक्टर 125 में जो कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे आइसोलेट किया जाएगा। एंटीजन चेक हो रहा है? हाँ, रैपिड एंटीजन का टेस्ट चेक। कितनी देर में रिपोर्ट आ रही है? हाँ, 10 से 15 मिनट में। तो सुना आपने, 10 से 15 मिनट में यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। जैसा कि डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाता है, और अगर निगेटिव रिपोर्ट आती है तभी नोएडा में जाने की इजाज़त है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो हालात नजर आ रहे हैं कि बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे में यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, और आज मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजेस में लैब का उद्घाटन किया।
ये लैब राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में बनी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को और भी सावधान रहने की जरूरत है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। और कानपुर से खबर है, जहां एसआईटी ने लव जिहाद के मामलों की रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने आईजी को रिपोर्ट सौंपी है और प्रारंभिक रिपोर्ट में 14 मामलों का जिक्र है। पुलिस ने 11 मामलों में चार्जशीट लगाई है और 3 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। 8 मामलों में लव जिहाद के संकेत मिले हैं। तो बड़ी खबर है, लव जिहाद को लेकर एक तरफ जहां कानून बन रहे हैं, वहीं एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। तो श्याम, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और इसके डिटेल जांच के लिए अभी अनुमति आईजी के द्वारा दी जाएगी और तमाम जो एंगल शुरुआती दौर पर मिले थे, क्योंकि 6 मामले जब सामने आए थे तभी एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसआईटी ने जब प्रारंभिक जांच की थी तभी ये बात सामने आ रही थी, क्योंकि जो लव जिहाद करने वाले जो लड़के हैं जिनके नाम सामने आए थे वो काफी गरीब पृष्ठभूमि के थे और वो काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। यहाँ तक कि जो हाईकोर्ट है वहां पर उन्होंने बड़े वकील खड़े किए, जिससे पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि इनकी फंडिंग कहीं ना कहीं से की जा रही है। जिसके चलते पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और इनके तमाम जो अकाउंट है उनको खंगालने का प्रयास किया। शुरुआती दौर पर यह भी कहा जा रहा था कि विदेशी फंडिंग भी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकती है। यहाँ तक कि शत्रु देश जो है उनसे भी फंडिंग किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट अभी सौंपी गई है उसमें इस तरीके का जिक्र कहीं भी एसआईटी ने नहीं किया है, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट सौंपी जानी है उसमें हो सकता है कि इस तरीके की जो फाइंडिंग्स है उन्होंने क्या पाया इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। लेकिन इसके तौर पर ये एक बड़ा कदम है कि शुरुआती दौर पर ही जैसे गठन कर दिया गया था एसआईटी का और 6 मामलों के बाद उन्होंने 14 मामलों को उसमें शामिल किया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम, इससे महत्वपूर्ण खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कुल 14 मामले हैं, जिनमें से 11 मामलों में चार्जशीट जबकि 3 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। और बड़ी खबर है, हाथरस केस से जुड़ी हुई गांधीनगर एफएसएल लाए गए हैं 4 आरोपी। इनका नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो अलीगढ़ जेल में ये बंद थे, जहां से इनको गुजरात की गांधीनगर ले जाया गया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजे पर सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में इन 4 आरोपियों को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात की गांधीनगर एफएसएल लैब ले जाया गया है, जहां इनका टेस्ट होना है। प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप के आरोपियों को आज गांधीनगर एफएसएल लाया गया है। दिन भर आज ये जो एफएसएल है वहाँ पे उनके विविध टेस्ट होंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा। अंदाजन 8 घंटे तक उनके ये टेस्ट चले, इसकी एक संभावना है। और जो पूरा मेडिकल रिपोर्ट है वो 1 सप्ताह तक आने की संभावना देखी जा रही है। कुछ ही मिनटों पहले एफएसएल में पहुंचे ये आरोपी आज दिन भर चलेंगे उनके विविध टेस्ट। कैमरा पर्सन गिरीश सोलंकी के साथ गीता मेहता। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां एलडीएन की लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी है।
50 साल से ज्यादा उम्र वालों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे 450 कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा और स्क्रीनिंग के पास शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो कर्मचारियों को वीआरएस देने का प्रस्ताव यहां पर दिया जाएगा और शासन से अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो कर्मचारी जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे 450 कर्मचारियों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज दिए गए हैं, जिनकी नौकरी पर खतरा है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। तो अजीत, बताइए जरा, ये जो खबर आ रही है नौकरी जाने की, तो किस किस आधार पर यहाँ स्क्रीनिंग होगी इनकी? देखिए, बिल्कुल प्रीति, एलडीए चूंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लखनऊ का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो वीसी हैं एलडीए के अभिषेक प्रकाश, उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी और स्क्रीनिंग करने के बाद 450 ऐसे कर्मचारी हैं जो 50 वर्ष की उम्र की समय सीमा पार कर चुके हैं। इसको कई आधार पर किया गया है, जो काम करने में अक्षम है या जो लापरवाह है या जिनकी तरफ से कार्रवाई, जो कभी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनके काम करने का तरीका अलग है, मौके पर पब्लिक को न्याय नहीं दे रहे हैं। ऐसे 450 लोगों की फाइल एलडीए बीसी की तरफ से बाकायदा शासन को भेजी गई। अब चीफ सेक्रेटरी से अनुमोदन के बाद इन लोगों के जो रिटायरमेंट है, जो कहा जाता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, उस पर फैसला किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी है एलडीए के उन कर्मचारियों में जो लापरवाही बरतते हैं या फिर जो भ्रष्टाचार में कभी शामिल रहे या फिर 50 साल की समय सीमा क्रॉस कर चुके हैं और वो काम करने में अक्षम है। तो ऐसी स्क्रीनिंग उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती रही और अब तक 1000 से अधिक कर्मचारियों और अफसरों को पहले ही बीआरएफ दिया जा चुका। तो अब एलडीए ने भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये अफसर वहां जमे हुए हैं, कभी स्क्रीनिंग की कार्रवाई नहीं हुई। तो अब एलडीए बीसी की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट बना के सरकार को भेजा गया, शासन को भेजा गया। इस पर अंतिम फैसला सरकार की तरफ से लिया जाना बाकी है और सिर्फ ये औपचारिकता बची है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। तो अब चिंता बढ़ गई होगी इन लोगों की जिनकी 50 की उम्र पार हो चुकी है, लेकिन कुछ काम भी उनके ऐसे रहे, रिकॉर्ड भी खराब रहा है। तो 450 नामों की लिस्ट भेजी गई। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जानकारी के लिए। तो एलडीए के ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र 50 के पार है और उनका रिकॉर्ड जो है बहुत बेहतर नहीं है, ऐसे 450 कर्मचारियों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही दिख जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, आगे जा सकता है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई इंडियन है जो जीनियस है, यंग जीनियस है, जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। शाहजहांपुर से जहां पुलिस ने 1 लाख की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 700 ग्राम अफीम और बाइक बरामद हुई है। तो ये शातिर तस्कर थाना कटरा इलाके से पूरे जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में भी अफीम की सप्लाई करते थे। तो ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, लगभग 1 लाख कीमत की अफीम बरामद हुई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी पूछताछ की जाएगी। 3 लोगों को थाना कटरा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जो कि अफीम की तस्करी में संलिप्त थे और इनमें से जो 2 लोग हैं वो थाना बदनापुर क्षेत्र के निवासी हैं और एक व्यक्ति बदायूं दातागंज का है। तो अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग और इनके साथ जुड़े थे और कहां कहां अफीम की सप्लाई ये लोग करते थे। तो फिलहाल शुरुआती छानबीन में पूछताछ में बात सामने आई है कि शाहजहांपुर के अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां ये अफीम की सप्लाई करते थे। तो 700 ग्राम अफीम इनके पास से मिली है, जिसकी कीमत लाख रुपए है और तस्करों के पास से बाइक मिली है। तो फिलहाल इन 3 तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। तो नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है राज्य में और अफीम तस्कर फिलहाल शाहजहांपुर से 3 पकड़े गए हैं। वहीं जहरीली शराब बेचने वालों पर भी प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। 3 तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं आपको कि किस कदर कार्रवाई हो रही है। पहली तस्वीर जो है वो देवरिया की है, दूसरी झांसी की और बदायूं की आप देख रहे हैं। देवरिया में 50 शराब तस्कर, तो झांसी में 33 और बदायूं में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो पहले झांसी की बात करें तो पिछले 3 दिन में पुलिस ने अवैध शराब के 33 अड्डों पर छापेमारी करते हुए 1500 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 20,000 लीटर से भी ज्यादा लहन को नष्ट किया है और 33 शराब तस्कर इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए। हालांकि कई भाग भी गए।
कई सारी अवैध भट्टियां पुलिस को मिली जहां शराब बनाई जा रही थी। फिलहाल इन भट्टियों को नष्ट किया गया है और आगे भी इस अभियान को जारी रखने की बात कही जा रही है। ये देखिए जरा, जो लहन और कच्ची शराब यहां पर बनाई गई थी उनको आबकारी विभाग की और पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर नष्ट किया है और कैसे घरों के आसपास या फिर दूर खेतों में, जंगलों में ये भट्टियां लगाई गई थी। तो 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई जगह से जो भट्टियां थी उनको नष्ट किया गया है और लहन और शराब को नष्ट किया गया है। और वहीं बदायूं में 2 शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्री इनके पास से बरामद हुई है और 20 लीटर अवैध शराब इनके पास थी। फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए हैं ज़हीन, नफीस और जसीन, उनके पर पहले भी 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं देवरिया में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां आबकारी और पुलिस की टीम ने मिलकर कई जगह पर छापेमारी की है और 47 केस इस मामले में दर्ज हुए हैं, जबकि 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा छापेमारी उन इलाकों में हुई जो बिहार की सीमा से सटे हुए हैं। आबकारी विभाग ने देवारा इलाके में छापेमारी की है, 1100 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया है और करीब 1500 क्विंटल से ज्यादा लहन को भी नष्ट किया है। क्रम में पूरे जनपद में कुल 47 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं। 50 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 1100 लीटर देशी दारू और करीब 1500 टन लहन नष्ट की गई है और व्यापक रूप से अभियान पूरे जिले में चलाया गया है और आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह से अवैध निष्कर्षण शराब का कोई न कर पावे। तो ये देवरिया की तस्वीरें और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झांसी की तस्वीरें हैं, जहां प्रशासन ने लगातार छापेमारी की है और जो कच्ची शराब के ठिकाने हैं उनको भी नष्ट किया है। हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अश्विनी, कैसी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है यहाँ पर? जिस तरीके से 2 हादसे सामने आए उसके बाद पूरे यूपी समेत बुंदेलखंड में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध शराब और शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में झांसी में भी पिछले 4 दिन से लगातार झांसी पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर के बड़ा अभियान चलाए हैं। इसकी तहत बड़ी कामयाबी भी पुलिस को मिली है। तकरीबन 20,000 किलोग्राम जो लहन था वो नष्ट किया गया है। साथ ही साथ 1500 जो अवैध शराब थी लीटर वो बरामद हुई है। 30 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और पिछले 4 दिन में तकरीबन 30 ऐसे बड़े ठिकाने थे तस्करी के, उन पर पुलिस ने छापा मारा है और बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से शराब बरामद हुई है उससे कहीं न कहीं तस्करों जो कमर है वो टूट गई है। फिलहाल ये पूरा जो ऑपरेशन है लगातार जारी रहेगा। एसएसपी का कहना है कि जब तक पूरी तरह से अवैध शराब के ठिकाने नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये जो कार्रवाई है झांसी पुलिस की और आबकारी विभाग की संयुक्त अभियान लगातार चलता रहेगा। तो कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, बहुत बड़ी पैमाने पर जो सफलता पुलिस को फिलहाल मिल चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दरअसल जहर की भट्टियां हैं जो कई लोगों की जिंदगी ले चुकी हैं और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए पूरे राज्य में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी और ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका जानकारी के लिए। महाराष्ट्र की 27 साल की आंगनबाड़ी सेविका रेनू वासवे ने एक मिसाल पेश की है, जो हर रोज नाव से 18 किलोमीटर का सफर तय करके आंगनबाड़ी जाती हैं ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो पौष्टिक खाना खा सकें। दरअसल नासिक के नंदुरबार जिले के रहने वाली रेनू को आदिवासियों के एक समूह ने चिमलखाड़ी आंगनबाड़ी में आने से रोक दिया था, जिसके बाद रेनू ने आदिवासियों तक पहुंचने का कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जिससे गांव में रहती हैं वहां सड़क नहीं है तो और बसों तक पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों का नाव से 18 किलोमीटर का सफर नदी में तय करना पड़ता है। रेनू ने अपने काम के लिए एक मछुआरे से नाव उधार ली है और उसी से वो नदी पार करती हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक पौष्टिक आहार पहुंचाती हैं। हमीरपुर में ललपुर थाने के एक सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया। वीडियो में हेड कांस्टेबल मवेशियों से भरे एक वाहन चालक से वसूली करता साफ नजर आ रहा था, जिसके बाद संज्ञान इस वीडियो का लिया गया है और एसपी ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा हमीरपुर की हैं, जहां पर मवेशियों को ले जा रहे एक वाहन के चालक से या जो भी उसके साथ रहा होगा शख्स, उससे पैसे वसूले गए हैं और साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है। खबर बाराबंकी से आई, जहां 2 ड्राइवरों पर लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाई। ड्राइवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए गांव में जेसीबी से मिट्टी की खुदाई का काम करते थे। आरोप है कि इन्होंने पहले लड़की का अपहरण किया और फिर उसके साथ रेप किया।
जब लड़की दरिंदों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को अपनी सारी घटना बताई। लेकिन इससे भी शर्मनाक यह है कि परिजन कह रहे हैं कि जब वो इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंचे, उनकी तहरीर पर मुकदमा तो लिख लिया गया, लेकिन बाराबंकी आने जाने का जो खर्च पुलिस का लगा वो परिवार से वसूलना चाह रहे थे। पीड़िता के परिवार द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। इस आधार पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और उसने 2 लोगों को हिरासत में लिया जो अस्थायी रूप से इस क्षेत्र में रह रहे थे। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।